हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का सबसे शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसमें आपको 3 मेथड बताया जाएगा। डिवीजन मेथड, भाग विधि, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा ट्रिक जो मेरा खुद का ट्रिक है, मैं सभी बच्चों को शेयर करूंगा और साथ में फार्मूला और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। आप सभी बच्चे दिल थाम के बैठे। हेलो, हाँ, आप ही की बात की जा रही है। आप सभी बच्चे दिल थाम के बैठे और इस स्माइली की तरह आप सभी बच्चे मुस्कुराते रहें और इस वीडियो को ध्यान से सुने। एक काम करते हैं, स्माइली भी सुनेगा, इसका भी काम बना देते हैं। लीजिए, ये भी आप ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया एचसीएफ, एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। इसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के जरिए आप सभी विद्यार्थी को इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है ना। इसके बारे में अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अभी आपको बताना है, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा, उसके बाद इसको अच्छा से आपको समझाएंगे। आप सभी बच्चे का ये जो वीडियो है सबसे शानदार होने वाला है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है 12 और 18। 12 और 18 से मैं एचसीएफ भी निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा इस तीनों मेथड से, और तीनों का जो आंसर आएगा ना बाबू वो सेम आएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। किस मेथड से? तो डिवीजन मेथड से। इसको हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। यहां पे लिख देता हूं भाग विधि। ये 12 और ये 18, और 12 से 18 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 12 एकम 12, 8 में से 2 गया 6, एक और एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पुनः 6 से हम लोग 12 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 6 दूना 12, ये आपका कट गया। और इसमें जो आपका भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। मैं इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में बताए हैं कि जो आपका भाजक होता है वो क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ये आपका भाग विधि हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो क्या है? आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसी संख्या को लेकर हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर बनाएंगे। यहां पर मैं लिख भी देता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां पे क्या लिखा गया है? 12 18। यहां पे देखिए क्या लिखा गया? अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसमें सिर्फ हमको अभाज्य संख्या ही लेना है। अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया गया है कि वैसी संख्या जिसके अधिकतम गुणनखंड कितने हो? 2 हो, ठीक है ना। जिसका अधिकतम गुणनखंड कितने हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यह भी आपको नंबर सिस्टम के लेक्चर में बताया गया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू? आपका 2 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन करेंगे। 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर वैसे ही 18 का करेंगे। 2 से 2 नौ 18, फिर क्या करेंगे? 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इक्वल टू, इसमें के गुणनखंड कितने निकले? 1 2 3, ठीक है ना। मैं इसको लिखता हूँ 2 गुने 2 गुने 3। गुणनखंड तो एक भी हुए, ठीक है, लेकिन एक लिखेगा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा फिर बात वहीं आ जाएगी, ठीक है ना। एक बाबू सब में कॉमन होता है, इसीलिए मैं एक को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर 18 का क्या करूंगा बाबू? गुणनखंड निकलूंगा 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें आपको क्या करना है? देखना है कि कौन सी संख्या जोड़े में है, यानी पेयर्स में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 जो है वो क्या है? पेयर्स में है, तो इसका पेयर्स बना लेंगे, और 3 का भी क्या करेंगे? पेयर्स बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, इसका पेयर्स बना तो ये 2 का पेयर्स बना है और इसका 3 का पेयर्स बना है। अब इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 तिहाई कितना होता है बाबू? 6 होता है, ठीक है ना। अब इसका भी एचसीएफ क्या निकला? 6 निकला। देखिए भाग विधि से भी बनाया तो इसका एचसीएफ 6 आया है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाया है तो इसका एचसीएफ कितना आया है? 6 आया है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं ट्रिक, जो मेरा खुद का ट्रिक है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है आपका? ट्रिक है। यहाँ पे 12 और 18 है। अब हम क्या करेंगे?
कुछ संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर लगभग 6, 7, 8 तक हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस ज़्यादा संख्या नहीं लिखना है, बस 7 से 8 तक आपको संख्या लिखना है। उसके बाद से इसमें आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे आप 12 में भी डिवाइड लगा सकते हैं, 18 में भी डिवाइड लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है 1 से 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 18 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। देखिए 2 के पहाड़े में क्या है, 12 है, और 2 के पहाड़े में क्या है बाबू, 18 भी है। 3 से भी हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 से 3 छके 18। यहाँ पे 4 के पहाड़े में नहीं होगा, देखिए 4 के पहाड़े में 12 है लेकिन 18 नहीं है, ठीक है ना, तो इससे नहीं होगा। फिर 5 के पहाड़े में 12 नहीं है, ठीक है, तो इसको भी क्रॉस कर देना है। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के पहाड़े में क्या है, 12 है, और 6 के पहाड़े में भी क्या है बाबू, 18 है, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद 7 के पहाड़े में क्या है, 12 नहीं है ना 18 है, बस अब यहीं तक आपको क्या कर देना है, रुक देना है। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है ना। जो अभी आप लोग टिक लगाएं, इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या क्यों है, क्योंकि महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और 6 के पहाड़े में बहु 12 भी आता है, और 6 के पहाड़े में क्या आता है, 18 भी आता है, ठीक है ना। अभी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, ठीक है ना, सारी चीजें अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन किस लिए लिखा, मैं चाहता तो बाबू इसका मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके बता सकता था, लेकिन बच्चों को मैं यहां से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि बच्चे को ऐसा फील हो कि हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, चाहे जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है, वो क्या है, सबसे बेस्ट है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको बाद में बताना है, सिर्फ अभी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में समझाना अभी बाकी है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए हम लोग 3 मेथड सीखे, डिवीजन मेथड, प्राइम मेथड और ट्रिक, और सबका जो आंसर है, ठीक है ना, क्या आ रहा है बाबू, 6 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 12 और 18 का जो एचसीएफ आया है वो क्या है, यहाँ पे 6 आया, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एचसीएफ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि सही बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इन्हीं संख्या का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 18 यहाँ पे लेंगे, और 12 18 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है ना। कौन मेथड से बाबू, भाग विधि से, ठीक है ना, डिवीजन मेथड से। तो यहां पे लिख देते हैं भाग विधि। 12 18 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। आप लोग सीखे भी होंगे, 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 3 से करेंगे, सॉरी 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब इसमें गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 तिहाई 36। ये आपका भाग विधि हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब 12 18 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 18 का क्या होगा बाबू, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, ठीक है ना। ये कौन सा विधि से बना रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। जैसे 2 का देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन हो गया 2, ठीक है ना, यानी इसका पेयर्स हो गया, जोड़ा हो गया। और 3 का भी क्या करेंगे आप लोग, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम बराबर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो एलसीएम आपका आ गया है 36 भाग विधि से, ठीक है ना। इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो पेयर्स में जो संख्या है उसको पहले लिख लेंगे, 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और इसके अलावा जो संख्या बच गया है इससे भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 गुने 3। अब बाबू इसको क्या करो, गुना करो, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, ठीक है ना। भाग विधि से भी इसका आंसर 36 आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका क्या आया आंसर, 36 आया, ठीक है ना। अब मैं आपका क्या करूंगा, खुद का अपना ट्रिक बताऊंगा कि इसका एलसीएम कैसे निकाले, ठीक है ना। एलसीएम को हम लोग लसा भी बोलते हैं और एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, मसा। अब यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, 12 और 18 का। तो इसमें क्या करना है, 12 और 18 का ट्रिक से कैसे बनाए, तो 18 का आपको क्या करना है, पहाड़ा लिखना है, ठीक है ना। 18 का, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा
इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या है जिस संख्या में आप 12 से भी डिवाइड लगा सकते हैं, 18 से भी डिवाइड लगा सकते हैं। तो देखिए 12 के पारा में 18 नहीं आता, इसको क्रॉस कर दीजिए। देखिए 12 के पारा में 36 आता है, 18 के पारा में 36 आता है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, तो आपको एलसीएम बराबर क्या लिखना है, 36 लिखना है। ये भी आपका एलसीएम क्या आया था, 36 आया था, और ये भी एलसीएम क्या है आपका 36 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 12 और 18, ठीक है ना, दो संख्या को लेकर भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और खुद का मेरा ट्रिक, ठीक है ना, और यहाँ पर भी इसका लघुत्तम, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और ट्रिक से सबका आंसर क्या आ रहा है बाबू, सेम आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग समझेंगे कि आखिर इसको हम लोग मशक क्यों कहते हैं और इसको हम लोग लसक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सही से समझेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम महत्तम समापवर्तक क्यों पड़ा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा। ठीक है ना, और समापवर्तक यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम प्लस अपवर्तक, ठीक है ना, सम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं। ठीक है ना, और अपवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड। समान को आप लोग उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है ना, और गुणनखंड के मतलब बारे में आप लोग समझते हैं कि उसको क्या करना है, वो फैक्टर निकाल देना है। ठीक है ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे आप लोग सुनेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा समान गुणनखंड यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें देखिएगा जो 6 है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिस संख्या से आप 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 18 में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा देखिए अब कहिएगा कि सर 6 सबसे बड़ी संख्या है क्या, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। देखिए 6 से तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन उस संख्या से आप 12 में भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 18 में भी नहीं कर सकते हैं। देखिए 6 के बाद से देखिए आप 6 के बाद से बाबू 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है। ठीक है ना, 11 भी आता है, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, समझ में ना। लेकिन 6 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या से आप 12 में भी पूर्णतः विभाजित कर दें और 18 में भी पूर्णतः विभाजित कर दें। ठीक है ना, इसमें 6 ही एक सबसे बड़ी संख्या है जिस संख्या से आप 12 में भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं और 18 में भी क्या कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बाबू, महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, अगर हम छोटा की बात करें तो छोटा में देखिए ना, यहाँ पे छोटा में तो देखिए 3 है, 3 से भी आप 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 18 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी 12 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है ना, और 2 से भी 18 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या लेना है, सबसे बड़ा लेना है। तो सबसे बड़ा संख्या 6 ही है जिस संख्या से आप 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं तो 18 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि महत्तम समापवर्तक कहते किसे है। ठीक है ना, यहाँ पर आप समझिएगा, इसीलिए हम स्टार्टिंग में आपको नहीं बता रहे थे। जब तक आपको अंदर से फील नहीं होगा कि जो चीजें हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना, वो हमको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तब तक स्टार्टिंग में इसीलिए मैं सभी बच्चों को क्या किया था, रोक कर रखा था। ठीक है ना, कि मैं बाद में बताऊंगा। अब हम इसका क्या करूंगा, परिभाषा बताऊंगा कि महत्तम समापवर्तक का परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बोल सकते हैं। आप बोलेगा कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यह क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना जी, ये सबसे बड़ी संख्या है। अभी आपको हम बताएं, यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देख रहे हैं ना कितना आसान है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो वो सब बच्चे क्या करते हैं कि बुक में से याद कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि यहां से आप लोग समझिए, कोई चीजें बाबू रटने से नहीं होता है। हमेशा प्रयास कीजिएगा कि मैथ को समझें। अगर मैथ को आप रटने का प्रयास कीजिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा लाइफ में। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैथ जो है ना, ठीक है, ये समझने की चीजें हैं और बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसी वजह से उनको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 6, ठीक है ना, चाहे महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी पूरा कटा दे। समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब यहां पे हम लोग समझेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है ना, यानी इसको लघुत्तम समापवर्तक क्यों कहते हैं। आपको पता है लघु, लघु का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लघु का मतलब क्या होता है बाबू, सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, और इसका यदि आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे सम अपवर्त है। ठीक है ना, यानी सम मतलब क्या होता है, समान होता है या उभयनिष्ठ होता है। ठीक है ना, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड।
यानी सबसे छोटा समान गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो 36 से सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना, 36 सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिस संख्या में, ठीक है ना, आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, 36 में आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 12 के पारे में 12 तिहाई 36, 18 के पारे में 18 तिहाई, 18 के 18 18 दूना 36, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे चीजें अलग है, समझ में आ रहा है ना। इसमें हम लोग क्या करते थे, 6 में, ठीक है, डिवाइड करते थे इन दोनों में, और इसमें क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 12 के पारे में 12 तिहाई 36 और 18 के 18 18 दूना 36, समझ में आ रहा है ना। तो यह क्या है, 36 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या है, जिस संख्या में आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 से भी कर सकते हैं। अब 36 के पहले देखिए बाबू 35 भी आता है, 34 भी आता है, ठीक है, 33 भी आता है, ठीक है, ये लास्टली बाबू 1 तक जाएगा, समझ में आना, बस 1 तक आप लोग जाइए। लेकिन 35 के इधर समझ में आना, 33 हो गया, 34 हो गया, ठीक है ना, 32 हो गया, 31 हो गया, 30 29 28 27, ठीक है ना, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या में आप 12 से डिवाइड लगा सकते हैं, 18 से डिवाइड लगा सकते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या आपका 36 है, समझ में आना, सबसे छोटी संख्या, सॉरी क्या है आपका 36 है। 36 के बाद तो देखिएगा क्या आता है बाबू, 72 भी आता है। देखिए 72 से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 के पारे में 72 भी आता है, 18 के पारे में भी 72 आता है, लेकिन हमको क्या लेना है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है। 36 के पहले बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों संख्या से उस संख्या में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसका यदि आप लोग को परिभाषा बोलना है तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से, ठीक है ना, इसको क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, या इसमें पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे कि बाबू फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें एकदम अच्छा से आपको समझाएंगे। सही बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे मैं क्या करता हूं कि इन दोनों संख्याओं को बाबू लेता हूं, यहां पे 12 और 18, समझ में आ रहा है ना, 12 और 18 मैंने ले लिया, ठीक है ना, और यहां पे ले लिया मैं इसका आपका एचसीएफ क्या आया था बाबू, 6 आया था, ठीक है ना, और इसका एलसीएम क्या आया था बाबू, 36 आया था, समझ में आया ना। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, गुना करूंगा, ठीक है ना। देखिए आप 12 में 18 का क्या करेंगे बाबू, आप लोग गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, 18 का 18 18 दूना 36, 36 का 6 कैरी 3, ठीक है ना, 18 का 18 18 3 कितना होता है बाबू, 21 होता है, समझ में आया ना। इसमें भी गुना कीजिए, 6 छक्के 36 के 6 कैरी 3 और 6 3 18 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए ये तो बराबर हो गया, समझ में आया ना, यहाँ पे तो बराबर हो जा रहा है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या था आपका पहली संख्या था ना, या क्या था, द्वितीय गुना संख्या है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं पहली संख्या। क्या बोलेंगे बाबू, पहली संख्या, यानी पहली संख्या और गुणे ये क्या था आपका दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बाबू, ये क्या था आपका एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ और गुने क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला को याद कर लेते हैं, समझ में आना। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन से इसका फार्मूला निकालना सीखिए, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन को सबसे पहले नहीं समझेगा तब तक बाबू ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आया ना। और बच्चे सिर्फ फार्मूला को याद कर लेते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, समझ में आ रहा है ना, कि मैथ को आप लोग समझिए, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आप बोल सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसको देखिए कितने नामों से आप इसको बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। आप इसको ये भी लिख सकते हैं बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या था, यही ना दो संख्या था जी, तो आप लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बाबू, आप लिख सकते हैं क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है ना। अभी बताएं कि ये क्यों आया था, दोनों बराबर हो गया था ना, यहाँ पे वो फार्मूला मिला हमको, समझ में आया ना। आप एचसीएफ गुने एलसीएम का मौसा गुने लसा भी लिख सकते हैं, या इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF गुने LCM। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मौसा बोलते हैं, इसको लौसा बोलते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, समझ में है ना। अब यदि यहाँ पे आप पहली संख्या यदि आपको निकालना हो तो पहली संख्या बराबर देखिएगा आप लोग क्या लिखेगा, पहली संख्या बराबर, ठीक है ना, देखिएगा लिखेगा पहले HCF गुने LCM, HCF गुने LCM और बाटा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहली संख्या हम निकालते तो HCF गुने LCM लिख लिया, और देखिएगा यहाँ पे दूसरी संख्या गुना में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बटे में ना हो जाएगा। तो HCF गुने LCM बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या, यहाँ पे क्या लिख दिए बाबू, दूसरी संख्या। अब बात करते हैं हम किसके बाबू, दूसरी संख्या यदि आपको निकालना हो तो सबसे आसान है, दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे HCF गुने LCM बटा, देखिए दूसरी संख्या निकाला था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, पहली संख्या लिख देंगे, ठीक है ना। पक्षांतर का नियम पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि इधर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो उधर क्या हो जाता है, गुना रहता है, इधर प्लस रहता है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर डिवाइड रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, समझ में है ना। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट यदि HCF बराबर पूछा जाए क्या होता है, तो HCF बराबर आप यहाँ से लिखिए, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखिए, ठीक है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, देखिए HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, LCM देखिए गुना में ना तो इधर आता है तो इसके साथ में बटा न हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, LCM लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर, यदि LCM बराबर अगर दिया हो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में है ना। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कि इन्हीं फार्मूला का उपयोग करके हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, समझ में। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। LCM बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिखे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और HCF क्या है, गुना में तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या लिख सकते हैं बाबू, LCM है तो यहाँ पे HCF लिख दीजिए, ठीक है ना। ये बाबू आपके पास फॉर्मूला रहा, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना, 4 और ये 5, समझ में आया ना। और भी बहुत सारे बच्चे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुने लसा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया ना, कि आप इसको कैसे समझना चाह रहे हैं, समझ में आया ना। तो ये आपका रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, 12 और 18 का, समझ में आया ना। उसके बाद से हम 3 गो संख्या ला भी आपको बताएंगे, समझ में आया ना। तो आप सही बच्चे इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पहले खींच लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको नोट करने में बुक में क्या कॉपी में आसानी हो, समझ में आया ना। तब तक स्क्रीनशॉट इसको खींचिए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 36 60 90। इसको फिर हम तीनों मेथड से बनाएंगे। पहले डिवीजन मेथड से बनाता हूं, भाग विधि। 36 में आप लोग क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। 36 से कम 36, 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2। अब 24 में पुनः क्या करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया बाबू 1, फिर 12 में क्या करेंगे बाबू, 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका HCF बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 12 से, ठीक है ना, पुनः हम लोग क्या करेंगे, 90 में डिवाइड कर देंगे, समझ में आया ना। यहाँ पे 3 को संख्या दिया गया था, फिर 12 से हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको 90 में डिवाइड करना है, 12 से 90 में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 12 84, 10 में से 4 गया 6, ठीक है ना, 8 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 6 से हम लोग क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे, 6 दूना क्या हो गया बाबू, आपका 12 हो गया, समझ में है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि HCF बराबर क्या हो गया बाबू, 6 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे। 36 का देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे 36 है 2 से, 18 दूना 36 2 से, ठीक है ना। क्या करेंगे, 2 9 18, 3 से, 3 3 9, फिर 3 एकम क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पुनः क्या करेंगे, 60 का निकालेंगे 2 से, ये हो जाएगा 30, ये 15, ये क्या हो जाएगा 3 5 15, ये 5 से, 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ में आना। फिर 90 का हम क्या करेंगे, निकालेंगे
45 दूना 90, ठीक है ना। फिर यहाँ से किससे कीजिएगा बाबू, 3 से कीजिएगा, 15 तिया 45, फिर किससे कीजिएगा 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 36, 36 का क्या गुणनखंड निकला है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना। अब इसका 60 का क्या गुणनखंड निकला है बाबू, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। और यहाँ पे देखिए 90 का क्या गुणनखंड निकला है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब हमको क्या करना है, इसमें आपको क्या निकालना था बाबू, एचसीएफ निकालना था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है जो तीनों में क्या कर रहा है, वो मैच कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना, समझने के लिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 है, जो तीनों संख्याओं में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, ऐसे सर्कल आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि एचसीएफ बराबर 2 गुने 3, गुना कर दीजिएगा, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना, जो तीनों में मिल जाए, समझ में आता है। एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वो ट्रिक का, जो मेरा खुद का ट्रिक है। ट्रिक है वो क्या था, वो 36, 60 और 90 का हम लोग क्या करना है, ट्रिक से इसको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 6, 7 तक आपको संख्या लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 से इस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी आप लोग कर सकते हैं, समझ में आया ना। यहाँ पे आप लोग 3 से भी कर सकते हैं, समझ में आया ना। यदि आप लोग इसमें 4 से भी करना चाहे, ठीक है, 4 9 36, फिर 4 एकम 4, 4 25 20, फिर 4 से इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे 10 हो गया, 4 से नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 से भी नहीं होगा, 6 से यदि आप लोग इसको करते हैं तो 6 के पहाड़ा में देखिए 36 भी आता है, 60 भी आता है, और क्या आता है बाबू, 90 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, एचसीएफ बराबर 6, क्योंकि 6 जो है सबसे बड़ी संख्या। अब 7 के पहाड़ा में ना 36 आएगा, ना 60 आएगा, ना 90 आएगा, उसके बाद से कोई संख्या नहीं लेना है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ में। इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई पूछ दिया तो इतना आसानी से आप लोग बता सकते हैं, समझ में। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बताया था कि बाबू आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ, समझ में आया ना। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तीनों का एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, लघुत्तम बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या संख्या था, 36 60 90, 2 से करेंगे, 18 दूना 36, 3 दूना 60, 45 दूना 90, फिर किससे करेंगे बाबू, आपको 2 से, 2 9 18, 15 दूना 30, ठीक है ना। 45 के 45 एचजीटी उतार दीजिए। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, और 15 तिया 45, ठीक है ना। फिर यहाँ पे किससे करेंगे बाबू, 5 से करेंगे, 3 एचजीटी उतार दीजिए, 5 का 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको पता है और इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3, इसको गुना के 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पर 60 34 18, ठीक है ना, 180 हो जाएगा। ये रहा आपका कौन विधि बाबू, भाग विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू भाग विधि, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बाबू आपको दिया जा रहा है, समझ में ना। कहीं भी आपको ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ में। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर दें। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी ये उम्मीदें होती हैं आप लोग से, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। आप ही लोग की वजह से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, समझ में आया ना। तो आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद से देखिए क्या लिखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे लिख रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग 36 60 और 90 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 36 60 और 90 का हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, समझ में। तो गुणनखंड यहाँ पे निकला हुआ है, इसको वहाँ पे लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, उसके बाद से 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसमें देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे समझ में आया ना। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखना ये कौन सी संख्या तीनों में मिल रही है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग ऐसे सर्कल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 है, ये तीनों में मिल रहा है, तो इसको ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें जोड़े में कौन कौन सी संख्या है, समझ में। देखिए जोड़े में कि ये है 2 और 2, ये जोड़ा में है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 5 भी है, ठीक है ना। उसके बाद से 3 और 3 ये भी जोड़े में है, ठीक है ना। यहाँ से भी आप लिया जा सकता है, समझ में है ना। यानी आप इस एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं, एक इसका निकल गया 2, एक इसका 2 निकल गया, फिर एक इसका 3 निकल गया,
इसका 5 निकल गया, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए इसका और इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 3 लिख देंगे, अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 12 12 25 60 और 60 है कितना होता है 180, समझ में आया ना। तो ये आपका क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। उसके बाद से हमको क्या करना है, ट्रिक बताना है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक सबसे आसान है, 36 60 और 90। 90 का आपको पहरा याद है, ठीक है ना। चाहे 9 का पहरा याद करिए, ठीक है, अंत में 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 9 का 9 दूनी 18 29 27, ठीक है ना, 0 0 लगा दीजिए, हो गया, समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि 36 के पारे में 90 है कि नहीं। 36 के पारे में 90 नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। देखिए 36 के पारे में 180 आता है, 60 के पारे में वो क्या आता है 180 भी आएगा, ठीक है ना। और 90 के पारे में भी वो क्या आएगा आपका 180 आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका एलसीएम हुआ, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका 180 हो गया, समझ में आना। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है, समझ में आना, एचसीएफ और एलसीएम का। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा जो भी चीजें अभी तक बताई गई है। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और एलसीएम 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आपको लिख दिया गया है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है और एलसीएम 50, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया गया है इसमें, ठीक है ना, तो संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुने लसा, यानी आपका मौसा और लसा निकाल दिया, सिर्फ इसको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो इस संख्या में आपको गुना कर देना है, ठीक है ना। तो 25 में 50 का आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 25 125 और 0 है तो 0, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उसका मौसा 17 है, ठीक है ना, तो लसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। लसा इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको बताया है कि लसा बराबर क्या होता है, ठीक है ना, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या अरे गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है, देखिए लसा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है बाबू, आपको मौसा लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताओ तो बाबू, पहली इसमें दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे दिया गया 8670, यानी यही दो संख्या है आपका, ठीक है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और दोनों में गुना कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8670, अरे बाटा यहाँ पे मौसा क्या दिया गया है बाबू 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 17 एकम 30 क्या हो जाएगा 17 पचे 85, यहाँ पे एक बचे, यहाँ पे 17 हो गया, 17 एकम 17 और 0 का क्या हो गया 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर कितना हो गया वो 510, समझ में है ना। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है और आपको क्या निकालना था बाबू, मौसा यहाँ पे 17 दिया है तो लसा ज्ञात करता है, ठीक है ना। तो लसा बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसा, यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 इक्वल टू 9 दिया है तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ बराबर देखिए 9 दिया गया है, समझ में ना, एचसीएफ बराबर क्या दिया गया यहाँ पे 9 दिया गया है और किस संख्या का एचसीएफ निकाला गया है 306,657 का एचसीएफ निकाला गया है 9। तो ये आपका पहली संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे बाबू पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर 306 दे दिया गया है, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितना दिया गया है, दूसरी संख्या 657 दिया है, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे बाबू 657, ठीक है ना। अब इन्हीं दो संख्याओं का क्या दिया गया है एचसीएफ, देखिए 9 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 9। अब आपको क्या करना है कि ये तो तीन चीज दे दिए गए, आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है, तो बोल रहा है कि तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या एलसीएम ज्ञात करना है इन्हीं दो संख्या का, समझ में है ना। तो एलसीएम बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, समझ में ना। सब्जेक्टिव में अगर पूछे जाएंगे तो इसको अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखेगा। तो पहली संख्या क्या है आपका 306 है, 306 गुने ये क्या है आपका दूसरी संख्या 657 और बाटा यहाँ पे क्या दिया गया 9 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 3 27, यहाँ पे 28 29, यहाँ पे क्या बच गया 3 36 हो गया, ठीक है ना। और 9 का क्या हो गया 36। अब हम लोग 34
में 6 से 57 का गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22,338, इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 22,338, आप इसको गुना कर लीजिएगा। लिखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48, यानी एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है 8, एलसीएम बराबर कितना दिया गया है बाबू 48, और यहाँ पे देखिए एक संख्या बाबू क्या है बाबू 24 है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या दिया गया है 24 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 तथा एचसीएफ बराबर 8, एलसीएम बराबर 48, और एक संख्या क्या दिया गया 24 दिया गया। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एचसीएफ का मान कितना है बाबू 8 है, एलसीएम का मान कितना है 48 है, और बटे यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है बाबू 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कटाएंगे, 8 3 के 24, फिर इसको कटाएंगे, 16 3 48, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट में राय देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।